अस्सलाम वालेकुम। दो बहुत अहम खबरें हैं। एक तो खबर जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के फॉर्मर जो चीफ़ जस्टिस हैं उन्होंने एक एफिडेविट लंदन से तस्दीक शुदा बाकायदा वो जारी किया है, जिसके मुताबिक फॉर्मर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार जुलाई 2018 में उनके पास क़याम के लिए तशरीफ़ लाए जीबी में, और उसी अरसे में एक मौके के ऊपर वो फैमिलीज़ के साथ वहाँ बैठे हुए थे। तो उन्होंने वहाँ से बकौल उनके इल्ज़ाम के उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज को कॉल की, और कॉल करके बड़ी परेशानी के आलम में वो ढूंढ रहे थे उन जज साहब को। फिर उन्होंने उनसे बात होगी तो कहा कि इलेक्शन से पहले ये इल्ज़ाम है, अपने एफिडेविट के अंदर उन्होंने पूरा दर्ज किया कि इलेक्शन से पहले नवाज़ शरीफ और मरीम की ज़मानत नहीं होनी चाहिए। जिन जज साहब का तज़किरा है उनका नाम जस्टिस आमिर फ़ारूक है, जो अभी भी सर्व कर रहे हैं, बल्कि एक 2 रुकनी बेंच के सरबराह हैं जस्टिस आमिर फ़ारूक, और दूसरे जज हैं उसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी। थोड़ी सी मैं आपको टाइमलाइन की तरफ लेकर जाऊंगा, फिर इसकी इल्ज़ाम की वजाहत हो जाएगी। हमने जस्टिस साकिब निसार से भी बात की, बड़े काइंडली उन्होंने बात कर ली, बैकग्राउंड में है लेकिन कुछ चीज़ें उसको भी बताना ज़रूरी है इसकी चीज़ को हक़ाइक़ को वाज़ेह करने के लिए। जिस वक्त नवाज़ शरीफ को और मरीम नवाज़ को सज़ा का अमल होता है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से और ये अपील में जाते हैं, ये जुलाई 2018 का ही वाक़या है। लेकिन जुलाई 2018 में आमिर फ़ारूक उस बेंच में शामिल नहीं थे, तो एक कन्फ्यूजन सी है हमारे सामने अभी तक। हमने पुरानी ख़बरों को खंगाला, हमारे जो रिपोर्टर हैं सुहेल रशीद, उनसे हमने रब्ता किया कि बताइए उस वक्त हाई कोर्ट के अंदर वो जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुए थे उनकी क्या पोजीशन है। तो 2-3 बड़े अहम शवाहिद सामने नज़र आते हैं। एक तो वो जो बेंच की बनने की तरतीब है, जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, अनवर कासी साहब उस वक्त चीफ़ जस्टिस थे, वो हमने तफसील उनसे हासिल की। तो 17 जुलाई तक तो वो उस बेंच का हिस्सा नहीं थे। यहाँ गर्मियों की छुट्टियाँ भी आ जाती हैं, और जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी उन्होंने जो इल्ज़ामात एक एजेंसी के हवाले से आयद किया और एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, वो भी इसी अरसे में आती है। हालांकि वो सीनियर जज थे, बाद में उस बेंच का हिस्सा बन सकते थे, लेकिन उसी कंट्रोवर्सी की वजह से कहा यह जाता है कि वो अनवर कासी साहब ने उनको बाद में उस बेंच में शामिल नहीं किया, और बजाय उनके उस बेंच के अंदर आमिर फ़ारूक साहब उस बेंच का हिस्सा बन गए, जिन्होंने 31 जुलाई को आफ्टर इलेक्शन जाकर पहली दफ़ा उस बेल एप्लीकेशन को सुना। यहाँ तक इस मामले को रोकते हैं। अब मैं आपको वो टाइम लाइन ये छपी हुई है डॉन के अंदर, और हमने अपने नुमाइंदों से भी इसकी कंफर्मेशन लिया कि 6 जुलाई 2018 एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की नवाज शरीफ को एवनफील्ड रेफरेंस में 10 साल की सज़ा, और 17 जुलाई 2018 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज मियाँ गुल हसन और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल बेंच की नवाज शरीफ की अपील की समाअत। ये ओरिजिनली ये 2 रुकनी बेंच था। जस्टिस मियाँ गुल औरंगज़ेब 20 जुलाई से 5 अगस्त 2018 तक छुट्टियों पर चले जाते हैं, और डिवीज़न बेंच में सिर्फ 2 जजेस जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी और जस्टिस आमिर फ़ारूक दस्तयाब हैं। जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी और जस्टिस आमिर फ़ारूक ने 20 जुलाई से 26 जुलाई 2018 तक मुकदमात की समाअत की, लेकिन यहाँ ये जहन में रहे कि इसी अरसे में जब इलेक्शन हो रहे थे जुलाई 2018 के अंदर, तो उस वक्त ये बेंच गर्मियों की छुट्टियों की वजह से उसमें दोनों अपीलें नहीं लगी हैं, नवाज़ शरीफ की और मरीम की, वो 31 जुलाई को लगती है। 7 जुलाई से 3 अगस्त तक बेंच जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मियाँ गुल औरंगज़ेब पर मुश्तमिल रहा। सीनियर जज जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी दस्तयाबी के बावजूद डिवीज़न बेंच में शामिल नहीं थे, और इसकी वजह वो कंट्रोवर्सी थी जो इनके बयान के नतीजे में सामने आ चुकी थी। 21 जुलाई 2018 मुझे डिवीज़न बेंच से एक इदारे के मुतालबे पर निकाल दिया गया। ये जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी का रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन से खिताब के दौरान उन्होंने इस चीज़ का दावा किया। 28 जुलाई 2018 जस्टिस मियाँ गुल औरंगज़ेब और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट बेंच की समाअत। ये यहाँ तक इसको ब्रेक लगाते हैं। अब उस इल्ज़ाम की तरफ आ जाते हैं वापस। ये टाइमलाइन जुलाई 2018 की इंतखाबात से पहले और इंतखाबात के फ़ौरन बाद के 2 दिनों की है। उसी अरसे में इनका दावा ये है, जो जस्टिस राना शमीम, ये फॉर्मर चीफ़ जस्टिस हैं जीबी हाई कोर्ट के, उनका दावा ये है कि वहाँ पर तशरीफ़ लाए साकिब निसार साहब, और साकिब निसार साहब से मैंने पूछा कि आप तशरीफ़ लेकर गए थे, तो उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ हम तशरीफ़ लेकर वहाँ गए थे, फैमिली के साथ गए थे, छुट्टियाँ मना रहे थे। और उन्होंने इस इल्ज़ाम को जो जस्टिस राना शमीम ने आयद किया, इसको मुकम्मल तौर पर झूठा लव करार दिया। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात ही नहीं थी, मुझे क्या ज़रूरत थी कि मैं वहाँ, ये अब जो उन्होंने बात कही है वही बयान करनी पड़ेगी कि मुझे क्या ज़रूरत थी कि मैं जस्टिस आमिर फ़ारूक को वहाँ कॉल करता। वो पता नहीं उस बेंच में थे भी या नहीं भी थे, और अगर ऐसा करना होता तो उसके लिए क्या मुझे फ़ोन कॉल ही करनी थी। ये बहरहाल उन्होंने मुझे बात की। उस वक्त की फुटेजेस जो दस्तियाब हैं और मुख्तलिफ पोस्ट हैं, उससे भी ये बात साबित होती है कि जुलाई 2018 में
जस्टिस साकिब निसार वहाँ तशरीफ़ लेकर गए। दो मामला जो हैं बड़े ही मुतनाज़ा हैं। एक जज अरशद मलिक का, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, अब दुनिया में नहीं है, वो जो वीडियो स्कैंडल सामने नज़र आता है उसमें भी एक जो बैक स्टोरी है, बैक चैनल की स्टोरी है, उसके अंदर उनको इन्फ्लुएंस करने का मामला सामने आता है और बड़ी ताकतवर शख्सियत का सामने नज़र आता है। मैंने किसी हद तक उस कहानी को यहाँ बयान करने की कोशिश की और फिर उसकी मोहब्बत में FIA के काउंटर टेररिज्म विंग ने मुझे वो नोटिस भी सर्व किया। दूसरा हिस्सा अब यहाँ जस्टिस आमिर फ़ारूक वाला है, जिसको मैं अभी पूरी तरह अंडरस्टैंड नहीं कर सका, लेकिन इसको फास्ट फॉरवर्ड कर लें, 31 जुलाई के बाद के वाक़यात पे लें। 3-4 केसेस हैं नवाज शरीफ फैमिली के ऊपर जिनको वो भुगत रहे हैं। एक है अल अज़ीज़िया रेफरेंस जिसमें उनको सज़ा हुई, एवनफील्ड जिसमें सज़ा हुई और अपीलों पे चल रहा है मामला, फ्लैगशिप रेफरेंस, और एक वो जज अरशद मलिक वाला। 4 हो गए मोटे केस हमारे सामने। चारों केसेस अब जो बेंच सुन रहा है उसमें जस्टिस आमिर फ़ारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच है और दूसरे उसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है मामला पूरा, इसको मैं आसानी से नहीं समझा सकता। एक पॉलिटिकल मूव भी हो सकती है और हक़ाइक़ भी हो सकते हैं, क्योंकि जो सज़ाओं का अमल था और जज अरशद मलिक वाली वीडियो स्कैंडल में और जिन शख्सियात से मुलाकात का तज़किरा आता है उसको आसानी से समझाना मेरे बस से बाहर है। मैं ऑन एयर सारी चीज़ें एज इट इज़ कह भी नहीं सकता और मेरे लिए मुमकिन भी नहीं है एज ए जर्नलिस्ट कि मैं उनको इस्टेब्लिश करे बगैर ऑन एयर उनके नाम उन लोगों के, उन शख्सियात के ले दूँ ऑन एयर कि ऐसे हुआ उसने उसको कहा। ज़ुबानी सुनना आसान था, लेकिन मैं बराह रास्त उनको लेज नहीं कर सकता, मेरे पास कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पर चारों केसेस जो हैं उस 2 रुकनी बेंच के सामने हैं, जिसकी सरबराही जस्टिस आमिर फ़ारूक कर रहे हैं और दूसरे जज उसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है। सबसे जो लेटेस्ट अभी डेवलपमेंट होनी है उसकी, वो 17 तारीख को होनी है। 17 नवंबर को उसमें मरीम नवाज़ की बेल लगी हुई है, बेल की एप्लीकेशन लगी हुई है एवनफील्ड वाले केस के अंदर, और कादिर साहब ने उनके सामने आके पेश होना है। और वहाँ पर अगर वो जज साहब के ऊपर सवाल उठाते हैं कि आपके ऊपर तो एक एफिडेविट आया हुआ, तो एक सवालिया निशान आ जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, शायद चीफ जस्टिस ने, उसी चीज़ के पेश नज़र कि इतना बड़ा एक अहम केस लगा हुआ है और इतना संगीन नौयत का इल्ज़ाम सामने आ गया, फ़ौरी तौर पर उस पर कार्रवाई करते हुए सुबह ही अनवर जो राना शमीम साहब हैं उनको तलब किया हुआ है और इस केस की सुबह सुनवाई होनी है। अब साबित करना इस इल्ज़ाम को जो वो आयद कर रहे हैं, ये सारा बोझ राना शमीम साहब के कंधों के ऊपर है और दूसरे साकिब निसार साहब तो इसकी मुकम्मल डिनाइल में। लेकिन पॉलिटिकल इम्प्लिकेशन मैं देखूं तो बहुत बड़ी हैं, ह्यूज इम्प्लिकेशंस हैं इस सारे केस की। जज अरशद मलिक की वीडियो स्कैंडल के बाद केस की क्रेडिबिलिटी बहुत बुरे तरीके से डैमेज हुई थी और फिर जज अरशद मलिक जिन लोगों से मुलाकातें करते रहे उस ज़माने में, वो एक बज़ात ख़ुद कहानी है। एक तरफ वो शरीफ फैमिली से ब्लैकमेल हो रहे थे और एक तरफ उन लोगों से ब्लैकमेल हो रहे थे क्योंकि उनकी एक पुरानी कंप्रोमाइज़ वीडियो थी जिसकी बुनियाद के ऊपर उनकी अपनी पोजीशन डामाडोल हो चुकी थी। वहाँ पर एक और जज के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया गया जो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उस पर हम आंखें बंद करके भरोसा करते हैं और मैं भी करता हूँ कि वहाँ पर जो फ़ैसला आएगा वो कौम की तकदीर का फ़ैसला करेगा। और वहाँ पर जो भी जज हैं उनका रुतबा इतना बड़ा होता है कि उनके आए हुए कलम के जो 4 लफ्ज़ या 1 लाइन का ऑर्डर होगा उससे कौम की राह मुतय्यन होगी। तो वहाँ पर 17 वाले फ़ैसले से पहले इतना बड़ा इल्ज़ाम सामने आया, तो जस्टिस सतर मिनल्ला साहब और सुप्रीम कोर्ट को भी इवन अगर उनको भी एक्शन लेना है तो लेकर दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए। पाकिस्तान की तारीख़ ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है। पहला मौका नहीं होगा कि किसी जज के ऊपर ऐसा इल्ज़ाम आया या जज को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई है। नवाज़ शरीफ दौर में जस्टिस क्यूम वाली जो ऑडियो हमारे सामने मौजूद है, शहबाज शरीफ साहब की कॉल मौजूद है, उस वक्त के वो रेडको वाले सैफुर रहमान साहब ने उनको कॉल करके किस तरीके से फरमाइश की थी कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और जरदारी साहब को 7-7 साल के लिए मियाँ साहब की ख्वाहिश है उनको अंदर कर दिया जाए, उससे पहले वो बाहर ही ना निकल पाएँ। फिर कोयटा में कौन ब्रीफ केस लेकर गया था जजों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, जब सुप्रीम कोर्ट की तकसीम बाकायदा होगी 2-2 हिस्सों में बांट दिया गया। और फिर वो 2 चीफ जस्टिस साहिबान जिसमें जस्टिस इफ्तिखार चौधरी और जस्टिस साकिब निसार दोनों शामिल हैं, एक के ऊपर पीपल्स पार्टी का इल्ज़ाम यह है कि इनको पीपल्स पार्टी तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया, दूसरे के ऊपर नून का इल्ज़ाम यह है कि उनको नून लीग को तोड़ने के लिए और उनकी पॉलिटिकल जो सियासी साख थी उसको तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया गया। तो ये छोटे मामलात नहीं हैं, इसके ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट भी पूरी बैठ जाए ना तो वो छोटा मामला है, लेकिन एक सुर्ख लकीर जो है वो खींचने की ज़रूरत है कि किसी की हिम्मत ना हो कि किसी जज को अप्रोच करके अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला लेने की कोशिश करे।
जस्टिस शौकत अजीज़ के केस का भी फैसला करना पड़ेगा, वो सामने आपको रखना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि जज जो हैं वो सोचें कि इस अपने हल्फ की पासदारी करनी है। अभी जस्टिस अतर निल्ला ने कुछ ही अर्सा पहले एक इवेंट में कहा था कि सबसे बड़ा मामला ये है कि जिस ऑफिस में आप बैठे हैं उसके हल्फ की पासदारी आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। वो मेरे ऊपर भी लागू होता है, जस्टिस अतर निल्ला पे भी लागू होता है और तमाम इदारों के सरबराहान के ऊपर भी लागू होता है। तो असल बात वही है, अपने हल्फ की पासदारी कर लें तो फिर मसला ही कोई नहीं है। फिर इंसाफ करना, कानून और इंसाफ का बोलबाला करना, वो सब चीज़ें मुमकिन हो जाती हैं। जो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका हैं, कमल शोज़म है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ, और तलाल चौधरी साहब हैं PMLN से हमारे साथ। दोनों को खुशामदीद कहूँगा। कमल, आप बताइएगा, बहुत संगीन नौयत का इल्ज़ाम है, एफिडेविट है, तस्दीक शुदा है बाकायदा, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस भी लग गया। आपको क्या नज़र आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच नदीम साहब, आपने बहुत डिटेल में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, मेरे बताने के लिए कम ही है। देखिए, मैं सिंपल अल्फाज में ये कहूँगी कि मुझे इस सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में से आला अदलिया के ख़िलाफ़ जो एक अटैक करने की आदत है नून लीग की, वो नज़र आ रही है। सिंपल, क्योंकि ये जो एफिडेविट देने का मामला है उस पर तो ये अरबों खरबों के बड़े बड़े लोगों को 50 रुपए का एफिडेविट दे के निकाल लेते हैं, लेकिन ये एफिडेविट उसी जगह से नोटराइज होकर आया है जो चार्ल्स ड्रास्टन, जिन्होंने नवाज शरीफ साहब की जो रिपोर्ट्स हैं वो भी भेजी। अभी थोड़ी देर पहले मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने एक न्यूज़ उन्होंने ट्वीट की है, और वो कहते हैं कि जो नैब के और कुछ गवर्नमेंट के हमारे जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट थे वो भी उसी नोटरी पब्लिक से हैं। तो दिस इज़ नॉट अनयूजुअल। चले डिपेंड तो ये करता है कि वो साहब क्या कह रहे हैं जिन्होंने एफिडेविट को मोहर लगवाई है नोटरी पब्लिक से। देखिए, एक तो मामला हो गया सब जुडिस, अब तो कल कोर्ट उसको बुलाएगी, देखेगी, लेकिन आला अदलिया का जो वकार या इज़्ज़त है उस पर बार बार जिस तरीके के हमले होते हैं और जितना उसको मैं कहती हूँ ट्रिवलाइज़ किया जाता है। जज अरशद मलिक साहब वाला मामला जो था, सबसे पहली बात है जो आपने जस्टिस कयूम साहब की ऑडियो लीक की बात की, देखिए उस पर मेरे ख्याल में बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, अब भी होना चाहिए। मैं तो पहले इस केस पे फोकस करें, मैं माजी की तरफ आता हूँ क्योंकि माजी बेशुमार वाक़यात हैं। इस केस की इम्प्लीकेशन क्या हो सकती है? मैं आपको, देखिए मैं तो वकील नहीं हूँ, 17 को पेशी लगनी है। मैं आपको उसी तरफ आ रही हूँ। देखिए, जो कैरेक्टर्स हैं ना, ये वो हैं जिनका माजी बहुत दागदार है, आला अदलिया को मिलाइन करने का, आला अदलिया को ख़रीदने का, आला अदलिया को रिश्वत पेश करने का, और अगर वो नहीं बिकती, नहीं जवाब देती तो क्यों निकाला मुझे करने का। तो ये सारा जहन में मंजर रखते हुए फिर अब आगे आपका जो सवाल है, 17 तारीख को जो पेशी लगी हुई है उसमें उनकी बेल कैंसलेशन भी साथ क्लब कर दी गई है, जो नैब ने दी थी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का। पहले इनका और इनके वालिद साहब का केस क्लब था, फिर क्योंकि वो इश्तिहारी हैं, इश्तिहारी होकर वो बाहर भागे में हैं और अदालत उन्हें बार बार नोटिस जारी कर रही है, वो नहीं आते तो उनका केस अलग कर दिया गया कि वो जब भी आएंगे उनका केस तब चलेगा, लेकिन जो यहाँ मौजूद हैं लोग उनका केस चलना है। उस सिलसिले में मरियम बीबी को लास्ट टाइम भी आपको शायद याद होगा, उनके वकील ने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कमर में दर्द है। लेकिन जो लास्ट एप्लीकेशन मरियम ने फाइल की हुई है जिसमें वो जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी की वो जो एफिडेविट थी उसका एक हिस्सा उन्होंने अपनी दरख्वास्त में शामिल करके एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो लाइव टीवी चैनल्स पे चली। आपकी पैमरा ने और बाकी लोगों ने किसी की आर्म ट्विस्ट करके ज़िंदगी में पहली बार 3 सालों में आपने किसी को रोक नहीं सके, बाकी हर दफ़ा कटवा देते थे। तो दैट शोज के देयर इज समथिंग कुकिंग बिहाइंड द सीन्स जो हम अभी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। अगर कोई कुकिंग हो भी रही है और वो कल अनर्थ भी हो जाएगी। मेरा एक सिंपल सवाल है, तलाल साहब बैठे हुए हैं, जवाब ज़रूर देंगे। आपने कहा ये एवन फील्ड अपार्टमेंट से रिलेटेड सवाल है, जिसकी पनामा 1 के मुताबिक जो बेनिफिशरी ओनर हैं वो मोहतरमा मरियम साहिबा हैं, जो एक आप ही की तरह की एक हमारी सहाफ़ी खातून के प्रोग्राम में कह रही हैं कि जनाब लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी मेरी कोई जायदादें नहीं हैं। आप सिंपल, मैं इनसे सवाल पूछती हूँ कि इतनी सारी जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो गई, उसमें कभी आला अदलिया को इन्वॉल्व किया जाता है, कभी इदारों को, कभी इस्टेब्लिशमेंट को, कभी फौज का नाम लिया जाता है, ये अपना मनी ट्रेल क्यों नहीं देते? उसी एवन फील्ड अपार्टमेंट में नवाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं जाके, वहाँ पे मरियम बीबी के बेटे की शादियां भी हो रही हैं, फंक्शंस भी हो रहे हैं, वहाँ रह भी रहे हैं सारे, उसी अपार्टमेंट से वो बाहर आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अंदर चले जाते हैं। तो क्या जवाब है कि उसको ये आज तक अपना मनी ट्रेल नहीं देते? वेल टाइम्ड है और बहुत लीथल है, बड़ा तबाहकुन है। अगर इसको साबित कर दिया जाए तो फिर वो बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन और सज़ा के अमल के ऊपर सवाल उठ जाएगा, लेकिन पहले साबित करना ये बहुत बड़ा बोझ होगा राना शमीम के कंधों के ऊपर। आप इसको कैसे देखते हैं? इसकी टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है, आज 15 और 17 को केस लगा हुआ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, देखिए आप भी इस्लामाबाद में रहते हैं और उस वक़्त हम भी ये सारा कुछ सुनते रहे जब पनामा शुरू हुआ। यानी हर चीज़ मार्केट में पहले आती थी और उसके बाद वो फिर उस तरह हो जाता था। यानी अब जब ये साकिब निसार चीफ जस्टिस बने तो सबसे पहले खबर आई कि खुद ये बेंच को हेड नहीं करेंगे, कोई और जज करेंगे। उसके बाद आई कि इसी तरह एक जेआईटी बनेगी। फिर जेआईटी के बाद पता चला जी मियां नवाज शरीफ को नाअहल किया जाएगा। और उसके बाद कंट्रोवर्सीज, यानी सुनी सुनाई बातें नहीं, हकायक पर मबनी। आप भी जानते, मैं भी, अब तो ये डॉक्यूमेंट होने लग गई हैं। यानी तारीख में पहली दफा व्हाट्सएप वाली जेआईटी मुतनाज़े बनी, तारीख में पहली दफा सुप्रीम कोर्ट का जज सुपरवाइजरी रोल दिया गया, तारीख में पहली दफा हुक्मन वहां पर रेफरेंस बनाए गए, तारीख में पहली दफा हुक्मन फिर सजाएं करवाई गई। और उसके बाद जब एक बहुत बड़ी एविडेंस, बार बार जस्टिस क्यूम की बात होती है, वो ऑडियो टेप थी, वीडियो टेप आ गई, तो उस जज के मरने का इंतजार किया गया। आज के दिन भी वो सजा कायम है, मगर उसके जज के मरने का इंतजार किया गया क्योंकि पता था। और उसके जो पार्ट 2 और 3 हैं उसमें भी बहुत कुछ है। और उसके बाद जस्टिस सदीकी की बात आ गई, फिर किसी ने नहीं सुनी। फिर उनके रिटायर होने का इंतजार किया गया कि वो रिटायर हो जाए ताकि कहीं बात असल पता ना चल जाए। फिर मरियम नवाज की एप्लीकेशन आ गई, आज उस पर तहकीक कोई नहीं की गई, किसी को महसूस नहीं अपनी जिम्मेदारी। अब ये एक चीज आ गई है, यानी अगर आप ये कहें कि आप खबरें देने वालों को, जैसे आपको नोटिस भेज दिया और खबर देने वालों को आप सजाएं दे देंगे और इस बात को छुपाते रहेंगे कितने दिन। पूरी दुनिया जानती है साकिब निसार मास्टरमाइंड था पनामा केस का। साकिब निसार पूरा कल्प्रेट है इस इलेक्शन को चोरी करवाने का, वो आला कार था। ये आपका इल्जाम है, हकायक एक नहीं, कई दर्जन हकायक नहीं। ये इल्जाम नहीं ना, मैंने तो तौहीन अदालत भुगती है, अभी तो बहुत सारे और चीजें और बड़ी चीजें हमें मालूम है। देखिए ना, मामला ये है, ये बिल्कुल 200% इसी तरह का इल्जाम सारी दुनिया जानती है भी था कि उन्होंने आप लोगों को बेनिफिट किया और पीपल्स पार्टी को रगड़ा लगा दिया। तो ये तो एक सुप्रीम कोर्ट को लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। आप मुझे थोड़ा सा मौका दीजिएगा। जस्टिस शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ है। जस्टिस शाइक उस्मानी साहब, आपको खुशामदीद भी कहूँगा। जो राना शमीम साहब का एफिडेविट है, इसका कितना वजन है, कितना अहमियत कहाँ मिले? देखिए, ये एफिडेविट उन्होंने उस वक्त दिया है जबकि वो जज नहीं है, एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन। उन्होंने एफिडेविट दिया कि जब वो जज थे उस जमाने में शायद उनके साकिब निसार साहब के साथ बैठे हुए थे और साकिब निसार साहब किसी और जज से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बात कर रहे थे, उन्होंने ये कुछ कहा। तो ये तो सब ऐसी है जो सुनी सुनाई बात है और उसमें कोई खास अहमियत नहीं है उसकी, मेरे ख्याल में, उनके कहने के मुताबिक। लेकिन बात सूरत, चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसका नोटिस दे लिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चूंकि वो जज था, उसका नाम अभी तक तो मंजर-ए-आम पे नहीं आया। शायद वो अभी जज है कि नहीं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन उसका नाम मंजर-ए-आम पे नहीं आया। अगर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस दे दी और वो उस पर कार्रवाई शुरू करते हैं तो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स में आपको मालूम है कि उसमें इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है पॉइंट। ये आपने कहा कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू कर देती है, तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज कर देती है, तो इसके ऊपर फिर इन्वेस्टिगेशन होगी। जी, इन्वेस्टिगेशन हो सकती है और इन्वेस्टिगेशन के लिए एफआईए या दीगर अदारों को हाई कोर्ट हुक्म दे सकती है कि आप तहकीक करें। उसकी जरूरत नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट खुद करेगी। हाई कोर्ट खुद करेगी, लोगों को बुलाएगी, एविडेंस देगी, उनसे सब चीज पूछेगी हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि अब ये मंजर-ए-आम पे आ गया है। ये बड़ी खबर है। नाम सामने नहीं आया। नहीं, नाम है उसमें सामने, मैं गुरेज कर रहा हूँ क्योंकि नाम लिखा हुआ है, वो नाम उस एफिडेविट में भी लिखा हुआ है और हम वो टाइमलाइन केसेस की खोलते हैं तो उसके अंदर भी तफसीलात मिलती हैं। तो जज का नाम तो मुतराज़ा नहीं होना चाहिए, मैं इस चीज़ का बड़ा मुखालिफ हूँ। जज जब अब बोर्ड रहना चाहिए। जज का नाम है और अब वो जज को भी वो पूछा जाएगा कि भाई आपके साथ ये बातचीत हुई थी साकिब निसार की नहीं हुई। अगर जज इनकार कर देता है कि मेरे साथ बात ही नहीं हुई, साकिब निसार साहब ने इनकार कर दिया कि उन्होंने बात नहीं की, तो मामला खत्म हो जाएगा।
और साकिब निसार साहब से तो मैंने पूछा है, वो कहते हैं मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन ये कोर्ट के सामने अभी मामला जाएगा तो वहाँ पे भी ज़ाहिर है हल्फिया बयान देना पड़ेगा। हाँ, तो वहाँ पे देखना पड़ेगा ना कि वो क्या कहता है, दूसरा जज क्या कहता है, क्योंकि एसेंशियली मामला ये है कि क्या साकिब निसार साहब ने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की इस जज को या नहीं, क्योंकि अब मामला कोर्ट में है, ये सामने आएगा। तो अब अगर तो दूसरा जज जिसके साथ उन्होंने बात की, अगर वो कहता है नहीं, तो राना शमीम साहब का मामला खत्म हो जाता है, क्योंकि उनकी जो एफिडेविट है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन उनके ऊपर फिर कंटेम्प्ट का चार्ज तो वो फ्रेम कर सकती है अदालत ना, क्योंकि एक वेरियस मार्क मामला है, उसके ऊपर उन्होंने एफिडेविट दिया। वो अपनी जगह पर उन्होंने गलत बयानी की है, उसकी वजह से उन्होंने कंटेम्प्ट में लेके आए कोर्ट को, तो उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स राना शमीम के साथ अब इस चार्ज को साबित करना, जो बोझ है, इसका वजन जो है वो राना शमीम के कंधों पे, जो उन्होंने इल्जाम आयद किया, इसको साबित करने का बोझ भी अब जस्टिस राना शमीम के कंधों पे होगा ना। हाँ, राना शमीम को तो खैर बुलाया जाएगा, वो कहेंगे कि ठीक है जी ये हुआ है, मैं तो सोचता ये हुआ है, लेकिन ये तो एक ऐसी चीज है जो कि उन्होंने बाद में रिटायर होने के बाद, उन्होंने पहले तो बात नहीं की ना, इसकी बात की है। तो अब तो सारा चीज जो रिवॉल्व करती है वो उस जज पे रिवॉल्व करती है जिसके साथ के साकिब निसार साहब की बात वो कहते हैं हुई है, दुरुस्त है, उस पे रिवॉल्व करती है। अगर वो जज कहता है कि हाँ मेरे साथ बात हुई, तो मामला खत्म हो जाएगा। अगर वो कहता है मेरे साथ बात नहीं, तो भी मामला खत्म हो जाएगा। तो सारी चीज उस पर रिवॉल्व करती है। उसी के बहुत शुक्रिया आपका जस्टिस साकिब निसार साहब से 2-3 बातों को मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहूँगा। एक तो उन्होंने कहा कि मेरी बात जस्टिस आमिर फारूक से नहीं हुई, ये उन्होंने मुझे बताया, इसलिए हम उसको एज इट इज़ रिपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि जस्टिस राना शमीम साहब ने कुछ ऐसे फैसले दिए हुए थे जहां जुरिस्डिक्शन का इतलाक होता था और मैंने उनको सेट असाइड कर दिया था, और उसकी बिना के ऊपर उनका शिकवा था, और शिकवा ये था कि मेरी एक्सटेंशन का केस चल रहा था, लेकिन आपके वो ऑर्डर सेट असाइड करने की वजह से मेरी एक्सटेंशन कंप्रोमाइज़ हो गई। ये उन्होंने कहा कि दुरुस्त है पूरा बयान। बाज़ लोगों ने कहा कि आपने मेरी एक्सटेंशन नहीं होने दी, तो एक्सटेंशन उन्होंने कहा मेरे हाथ में नहीं थी, मैंने उनके कुछ करे हुए फैसले सेट असाइड किए थे, जिसकी बिना के ऊपर उन्होंने शिकवा किया कि आपके इन फैसलों के बायस मेरी एक्सटेंशन का मामला ज़ेर गौर था, वो नहीं हो पाई। मेरी जस्टिस राना शमीम से बात नहीं हो पाई, मैंने कोशिश की, अगर अभी भी हो जाए प्रोग्राम में तो मैं आपको उस पर भी अपडेट करूँगा, लेकिन प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त आ गया, ब्रेक ले लें, वापस हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त ढेर सारे मसाइल हैं, थोड़े नहीं हैं, ढेर सारे मसाइल हैं। महंगाई इतनी है कि लोगों के लिए ज़िंदा रहना मुश्किल है। गैस वाले हैं तो बताते हैं कि दिन में 3 दफ़ा चूल्हा जलाने के लिए मौका देंगे, बाकी टाइम आपको देंगे नहीं। पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही हैं, और बेशुमार मसले हैं। इधर देखें, अफ़गानिस्तान का इशू हमारे सर पड़ा हुआ है, मुल्क के अंदर इंतहापसंद जमातों का इशू है, वो बहुत बड़ा चैलेंज है। TTP है, उसके इशू पे बात करनी है, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त उससे भी बड़े चैलेंजेस हैं। वो चैलेंजेस क्या है? प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि फ़ौरी तौर पर, एटलीस्ट उनके एक्शन से यही ज़ाहिर होता है कि जल्दी से जल्दी, ये जो अगले 3-4 रोज़ हैं, 18 से पहले ही उनके साथियों ने जो हमें मैसेज मिला है कि 18 से पहले या 18 तक वो चाहते हैं कि जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट हो जाए। बुध के लिए शेख रशीद साहब ने अभी बयान दिया है कि बुध को होगा। कौन सी इतनी आफत आ गई है कि 2 रोज़ पहले उस जॉइंट सेशन को कॉल ऑफ करना पड़ा, क्योंकि आपके कोलिशन पार्टनर साथ बैठने पे तैयार नहीं थे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के ऊपर इतफाक़ राय नहीं है। अपोजिशन से मशावरत के लिए कहा कि हम पोस्टपोन कर रहे हैं, क्या वो मशावरत कंप्लीट हो गई? क्या उनकी तसल्ली हो गई? क्योंकि ये जितना मुतनाज़ा तरीके से इलेक्शन रिफॉर्म्स करेंगे या EVM या इंटरनेट वोटिंग करेंगे, वो इंतखाबी नताइज के ऊपर असर ये होगा कि उसको हारने वाला कभी तस्लीम करेगा ही नहीं। कभी हो ही नहीं सकता कि आप उनकी इत्तफाक़ राय के बगैर एक तरमीम ले आएँ और दूसरा फरीक उसको मान ले, कभी मानेगा ही नहीं। यहाँ तो जो इत्तफाक़ राय से पिछला भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का बिल आया था, उसके ऊपर भी आज तक तनाज़ा नहीं ख़त्म हुआ, तो इसके ऊपर तो वो बुलडोज़ करने की कोशिश हो रही है, और मालूम नहीं कि कामयाब भी होगी या दोबारा एक दफ़ा फिर हुकूमत को बैक गेयर लगाना पड़ेगा और रास्ता देकर पीछे हटना पड़ेगा। क्योंकि पिछली दफ़ा कोलिशन पार्टनर्स इनके बिल्कुल हाथ उठा के खड़े हो गए थे कि हम इस इशू के ऊपर आपके साथ नहीं हैं। तो अब क्या पोजीशन है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे सामने। कमल, दोबारा आप ही से पूछता हूँ, क्या रातों रात वीकेंड के अंदर आपने दोबारा सोचा कि नहीं बुध को ही बुला लेते हैं? हालांकि आपके कोलिशन पार्टनर से अगर मैं बैकग्राउंड इंटरेक्शन की बात करूँ तो दे आर नॉट हैप्पी। MQM, काफ लीग,
वो आपके साथ नहीं है इस इशू पे? देखिए नदीम मलिक साहब, एक तो मैं ये परसेप्शन के जी बड़ा इमरजेंसी में हो रहा है, ये इसको मैं एड्रेस कर दूं कि ये कोई इमरजेंसी में नहीं हो रहा है, ये बड़ा लॉन्ग पेंडिंग एजेंडा है जिसको आई डोंट नो क्यों सारे जो ये पुरानी जमातें हैं लिखने और कहने और बार बार उसका इजहार करने के बावजूद एग्जीक्यूशन पे जब आता है टाइम तो भाग जाती हैं। उसकी मिसाल दे दूँ, 2006 में जो इनका चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ COD, उसकी 23वीं शिक में इन्होंने खुद लिखा कि हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्या 18 से पहले करना क्यों ज़रूरी है? मैं सिर्फ एक मिनट मुझे दीजिएगा। देखिए, अब आपके सामने जो सेनेट के इलेक्शंस हुए उसमें क्या क्या हुआ, कितने एविडेंसेस सामने आए, कैसी कैसी वीडियोस उसमें भी सामने आई, पैसे देते हुए भी, पैसे ऑफर करते हुए भी, पैसे पकड़ाते हुए भी, लेकिन निकलता क्या है एंड में? कोई पार्टीज इनमें से क्यों इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए नहीं आती? इनकी आपस में लड़ाई हुई भी है। एक आजम नज़ीर तारड़ साहब आपके टॉक शो में भी आते रहे, वो अलग बैठते हैं अपने बहुत सारे लोगों को लेके। दूसरा, ये 2017 का एक्ट पास हुआ था, 2 अक्टूबर 2017 को इलेक्शन एक्ट, जिसमें उस वक्त की लीडिंग जमात तलाल चौधरी साहब की जमात थी, ये खुद भी पार्लियामेंटेरियन थे, 2/3 मेजॉरिटी थी इनकी। बाकी सारी जमातें बिल शमूम जो अपोजिशन में मौजूद जमातें जिसमें हमारे भी अरकान थे, उन्होंने साइन किया था। ये इसका 103 नंबर जो शेक है वो पढ़ लें, जिसमें EVM का जिक्र है, जिसमें इन्होंने खुद माना कि हम EVM को करेंगे। आप तीनों जमातों समेत इत्तेफाक राय से सबने पास किया था ना, अब इत्तेफाक राय की कोशिश क्यों नहीं फिर करते? वजह क्या है? अब उसकी सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन होनी है, क्यों उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है? फिर जनाब असेंबली में ये बिल पेश हुआ 21 अक्टूबर पिछले साल 2020 को। उसके बाद से अब तक आप देख लें, जितनी दफ़ा भी बुलाया जाए, और शाहिद खाकान अब्बासी साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने 1-2 दफ़ा ये जिक्र किया कि हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें। वज़ीर आज़म इमरान खान उस वक्त चेयरमैन, उन्होंने कहा कि हम इसको हम वेलकम करते हैं, बट करते क्यों नहीं है? इसलिए कि जो चोर रास्ते हैं वो बंद कोई करना नहीं चाहता है, और ट्रांसपेरेंसी लाने का और क्या जरिया है? आप अगर इनको पर इल्जाम लगाते हैं और नून लीग यही इल्जाम आपके ऊपर आयद करती है। देखें, सारी जमातें एक दूसरे पे इल्जाम लगाती हैं। तलाल साहब से भी पूछ मैं मुझे 1 मिनट सिर्फ दीजिए, मैं अपना जुमला खत्म कर लूँ। तमाम इलेक्शंस के बाद हर हलके में एक हलके में लोग हारने वाले कहते हैं हमारे साथ धांधली होगी। ये कब तक चलेगा? आपको कहें कि आप अपनी कोई लेकर आ जाएं, कोई हमें ऑल्टरनेटिव बता दें, कोई आपके पास प्रपोजल्स हैं वो ले आए, तो नहीं आते हैं। 3-3 महीने EVM पड़ी रही है असेंबली के बाहर, किसी ने जाके उस पर एतराज भी नहीं उठाया और कोई जाके जवाब भी नहीं दिया। तलाल साहब, तो जो जॉइंट सेशन लास्ट वीक मौखर किया गया था, तो हमें सरकारी तौर पर जो वुज़रा ने वजह दी थी, ये कम बताई थी कि कोलिशन पार्टनर राजी नहीं है। उन सब ने कहा था अपोजिशन को एक और मौका दे रहे हैं मुशावरत के लिए। तो अब क्या आपसे मुशावरत हो गई, कोई इत्तेफाक राय हुआ, कोई अंडरस्टैंडिंग हुई आप लोगों से? मेरा ख्याल है कि ये देखिए ना, अंडरस्टैंडिंग हमसे तो नहीं हुई, लेकिन ये फिर बार बार आपने एक सवाल पूछा कि 18 तक क्यों बुला रहे हैं, क्यों 19-20 से पहले सब कुछ करना है? फिर जब कोई और नाम ले देता है फिर कह देते हैं जी हेयर सेइंग है, ये तो जी इसकी एविडेंस कोई नहीं है, ये तो जी कौमी अदारे हैं, अपने मुतनाज़े कर दिए हैं, ये अदारों के सरबराह हैं, ये बड़ी मुकद्दस गाय हैं, इनका नाम ना लें। और ये सारे इस्लामाबाद को पता है कि 20 से पहले 18 को इजलास किस तरह मैनेज किया जा रहा है, टेलीफोन कहां से आ रहे हैं। मैं एक कहता हूं ना जी, ये कोई एक नहीं, पाकिस्तान के बड़े सहाफियों की ट्वीट्स मौजूद है, जरा उनका वो कहां से फोन आ रहे हैं उनसे पूछ लें। तो बाकी फिर ये कह देते हैं कि हम जी इत्तेफाकी राय पेश कर रहे हैं। ये सारी की सारी बात, वो ये सारे का सारा जो हाइब्रिड गवर्नमेंट है, ये इसने बेड़ा गर्क कर दिया है, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है, ये टेलीफोन वाली कहानी कर दिया पाकिस्तान की आपसे जी। ये टेलीफोन वाला मैं सवाल आपसे दोहरा के पूछना चाहूँगा। जब यूसुफ रजा गिलानी सेनेट का इंतखाब लड़ रहे थे, तो जिस दिन वो सेनेटर का इलेक्शन लड़ रहे थे उस दिन टेलीफोन कॉल्स नहीं आई। 15 MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टूट गए। जिस दिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए चाहिए था या चेयरमैन सेनेट के लिए चाहिए था, उस दिन टेलीफोन कॉल्स आई, तो बंदे उस दिन बदल गए। जिस सिचुएशन की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, आई थिंक दोज टेलीफोन कॉल्स राइट नाउ मे नॉट बी दैट इफेक्टिव, या शायद वो आई ना, ये क्या सराई हो सकती है कि कॉल्स आ रही हैं। मुझे लगता है कि अभी शायद उसमें उतनी ताकत ना हो उन कॉल्स के अंदर राइट नाउ। नहीं, देखिए ना, ये कमाल आप देखें ना, पाकिस्तान की कुछ ऐसी जमातें जो इनकी इत्तेहादी हैं, वो उनकी अगर आप एक खासियत पूछ लें तो वो पूरी दुनिया बताती है कि वो कहां से ऑपरेट होते हैं। मुझे ये बता दें 20 से पहले इजलास करवाने का, और ये पूरे इस्लामाबाद में क्या बातें हो रही हैं। मैं आपको कहता हूं ना जी, वो नजम सेठी हैं या दूसरे लोग हैं, उनको ऑन एयर बुला के पूछे कि उनके पास एविडेंस मौजूद है कि कॉलें कहां से आ रही हैं।
आप मेरी बात तो नहीं मानेंगे, क्योंकि आप कहेंगे जी हम तो हमेशा ही अदारों के खिलाफ बातें करते। खुदा का वास्ता है, एक ऐसा बिल मंजूर भी हो जाए जिसकी कोई हैसियत नहीं, रद्दी के कागज जितनी, ना हम इंप्लीमेंट होने देंगे, ना इलेक्शन इस तरह होगा बटनों पे कि बटन दबाएं और धांधली कर लें, इलेक्ट्रॉनिक धांधली कर लें। ऐसा बिल पास करके पार्लियामेंट का जो तशख्खुस है मजरू ना करें और अदारों को मुश्किल में ना डालें। आने वाले दिनों में फिर इसी तरह के एफिडेविट आएंगे किसी अरकाने कौमी असेंबली की तरफ से कि मुझे कहां से फोन आया था। क्यों आप इस तरह के काम करते हैं? क्यों पाकिस्तान का बेड़ा गर्क आप करने पर तुले हुए, और अदारों का भी? खुदा के लिए अदारे भी देखें और ये अदारे के सरबराह भी देखें। तो ये मैं पूछना चाह रही हूँ, ये तो बटनों का फिर साइन आपने किए थे, ये तो आप सब लोगों ने इत्तेफाक के राय तो से फिर किया उस वक्त तो ना, ये इत्तेफाक के बटन राय आपको पैदा करना चाहिए। जब ये जिस वक्त ये बैठे हुए हो हुकूमत के ऐवानों में बैठे हुए हो, सीट पे बैठे हो, तो तब ईवीएम मशीन जो है वो ठीक है, उस वक्त बटन्स भी ठीक है, सारी बातें भी ठीक है, रिटर्न भी ठीक है। लेकिन जब एग्जीक्यूशन का टाइम है, देखें जो चोर दरवाजे बंद करने पे सारे बिलबिला और तिलमिला रहे हैं, मुझे इन सबसे हमदर्दी है। लेकिन रास्ते तो अल्टीमेटली बंद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि मुल्क में अगर आपने जमहूरियत को वाकई इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट आगे लेके जाना है, तो फिर आपको ये धांधली के रोने बंद, क्योंकि सबसे ज्यादा धांधली तो आप रो रहे हैं। 18 वाला इलेक्शन ठीक हुआ था। देखिए, तो हर एक ने उस पर कंट्रोवर्सीज निकाली, आज तक कोई एविडेंस जाके दिया? आप बताएं, 2013 4 हल्के खुले निकला ना बीच में से बोक। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। इस्लामाबाद में गॉसिप जो है ना, उसका भी काफ़ी रिवाज है, और उस गॉसिप में से एक ये भी है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी जल्दबाजी में इसलिए है कि वो कमज़ोर हो गए हैं। वो सेम पेज जब से ख़त्म हो गया तो उन्हें यकीन नहीं है कि वो अपना टाइम गुजार सकेंगे। तो कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन ना आ जाए चेयरमैन सेनेट या स्पीकर के ख़िलाफ़। तो एक मोहतरमा की हुकूमत जब IGI को पूरा ताकत देकर तवाना करके खड़ा किया गया था, तो उनके ख़िलाफ़ भी वो IGI वाले नो कॉन्फिडेंस लाने में कामयाब नहीं थे। नो कॉन्फिडेंस जी, कोई अंदेशा है आपके कोई साथी टूट जाए? देखिए जी, नो कॉन्फिडेंस अभी मार्च में हुआ, कोशिश कर रहे थे ये लाने की, तो लाए तो नहीं, वो तो आपने खुद वोट नहीं, वो हमने इनको पूरा मौका दिया। उस दिन ये ऐवान से दौड़ गए, सिर्फ एक मौलाना चित्राली साहब बैठे हुए थे आके, बाकी कोई बंदा नहीं आया हुआ था। ये 174 वोट्स मिले आपको, तो वो कोई इतनी बड़ी बहादुरी भी नहीं थी। नहीं, 2 वोटों की सिर्फ अक्सरियत। देखिए, ये तो सारी गेम ही नंबर्स की है, एक वोट भी काउंट करता है। एक वोट की बर्तरी से अगर एक बंदा प्राइम मिनिस्टर एक कोलिशन पार्टनर उठ जाए तो आप गड़बड़ में आ जाते। अगर वो उठ गए तो वो तो अलग बात है, अगर पे तो फिर बहुत कुछ हो सकता है। देखिए, नदीम मलिक साहब 3 बजट से पहले इन्होंने कई, हमने सुने, लात मार के हुकूमत गिराएंगे, बजट नहीं पास होने देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बजट पास हुए। फिर इन्होंने कहा बड़ी आपने याद होगा 2019 में धरना लेकर आ गए मौलाना साहब, बड़े दिन यहाँ बैठे रहे, हमने उनकी खिदमत खातिर की, पानी पिलाया, इलाज कराया उनका, वो वापस चले गए। उसके बाद से वो बेचारे डिस्क्रेडिट हो गए। दूसरे नंबर पे फिर PDM की जमातें आई, बड़े बड़े जलसे हुए, आर हुआ, पार हुआ, सब बेकार हुआ, इस्तीफे भी आने थे, अचार भी बनता रहा, वो भी नहीं हुआ। तो अब सर्दियों में मौसमी बीमारी की तरह PDM वापस निकलती है, क्योंकि इन्होंने भी तो कुछ करना है ना। अच्छा, एक आपका बयान, एक हिस्सा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वुज़रा दे रहे हैं, जिसमें असद उमर भी शामिल है, इंतहाई काबिल मज़म्मत है, जिसमें आप कहते हैं मीडिया के लोग इनके सहूलतकार हैं। मैंने ऐसी बात नहीं, असद उमर ने कही है। तो असद उमर साहब की मैं मज़म्मत करता हूँ इस बयान के ऊपर। बाकी अपोजिशन को जो मर्जी कहे, मीडिया के ऊपर ऐसे तकरीरें करने का आपको कोई हक नहीं है। नदीम मलिक साहब, लेट मी क्लैरिफाई, आज उन्होंने असेंबली में वहाँ मौजूद थी, आपने, मेरे पास उसका वीडियो मौजूद है जो उन्होंने तकरीर की है। मैं उनके बयान को क्यों मानूं? मीडिया के अंदर भी इनके सहूलतकार मौजूद हैं। देखिए, एक बात मैं ऑन एयर कहना चाहूंगा, उस बात को असद उमर के लिए जब से वजीर आजम इमरान खान के ऊपर वो आया ना कि वो -1 के ऊपर कौन लोग उम्मीदवार हैं, तब से अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए ना वो आमतौर पर किसी को भी गाली निकाल सकते हैं। मीडिया को निकालेंगे तो मीडिया जवाब देगा, आपकी इज्जत नहीं रहेगी। मैं तलाल चौधरी साहब आपसे पूछना चाहता हूँ, नो कॉन्फिडेंस। मैं आपको 1 मिनट मुझे दीजिएगा। नो कॉन्फिडेंस नहीं, लास्ट 1 मिनट। दूसरा ये नो कॉन्फिडेंस ले आए, अगर इनके पास स्ट्रेंथ है तो जरूर लाएं, बिस्मिल्लाह करें। नो कॉन्फिडेंस की प्लानिंग है आपकी, या ये सिर्फ क्या सराई है? देखिए, प्लानिंग जो है उसका जो हमारी मंजिल है वो एक फेयर एंड फ्री अर्ली इलेक्शन है। अगर अदम एतमाद से फेयर एंड फ्री इलेक्शन तक पहुंचने में कोई देर होती हो तो हमें अदम एतमाद लाने की जल्दी नहीं है। हम तो आज अपनी खाली टिकटें लेकर असेंबली में बैठ जाएं तो इनके आधे जो लोग हैं वो इनको छोड़कर, आप कहते हैं अदम एतमाद पे वोट, वो यकीन करें वो उससे बड़ी चीजें कमिट कर लेंगे। वो ये तो मसला नहीं है।
मसला पाकिस्तान में वो सोच जो कि लेकर आना है और वो रू लेकर आना काफ है लीग कि से वोट आपकी से मुलाकात हुकूमत का बने। काफ लीग से आपकी मुलाकात का क्या अहवाल है? आज तो शहबाज साहब ने चौधरी देखिए, शुजात मेरी- की खैरियत के लिए भी मैसेज किया हुआ है। देखिए वजादारी जो है वो रहनी चाहिए और उनका मौक़िफ़ मुख्तलिफ जमातों का हो सकता है, लेकिन मैं सिर्फ काफ लीग की बात नहीं करता, मैं तो पीटीआई की, आधी पीटीआई की बात कर रहा हूं। ये तो बेचारे हमारे सहारे पर है, जिस दिन चाहेंगे गिरा देंगे, काफ मगर लीग से हमारा कोई इनसे फॉर्मल मसला ही नहीं इंटरेक्शन है। हुआ ये है? नून लीग का काफ लीग से कोई बाकायदा राब्ता हुआ है? मेरी गुजारिश सुने, मैंने आपको कहा है उससे बड़े ऑप्शंस मौजूद हैं, वो कोई मसला नहीं है, ये नंबर्स पूरे करने मामला इंशाल्लाह ताला हम 2017 की सिचुएशन पर वापस तमाम मीडिया की आज़ादी, सियासी आज़ादी, जिस तरह मैनिपुलेट किया गया और जिन लोगों ने किया है उन सबको बेनकाब भी करना चाहते हैं और वापस अपनी आज़ादी लेना चाहते हैं। यह नहीं हो सकता कि आप बेटे से तनख्वाह ना लेने पर याद ना अहल कर दें, किसी को तौहीन अदालत में उड़ाकर घर भेज दें, किसी के कुछ कर दें। ऐसा नहीं चलेगा। पाकिस्तान में हक़ हुक्मरानी वोटर को है, वो जिसको वोट देगा वही लीड करेगा, वही। सो हम वो जिद्दोजहद कर रहे हैं, हम वहां पर ये वापस लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। नवाज शरीफ क़यादत करेगा आने वाले वक्त में और ये आपके सामने होता हुआ नजर आएगा। तलाल चौधरी साहब, कमल शोज़ो का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।